हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। अ वर्ल्ड इकनॉमी टेक शेप्स। अब बच्चों बात करते हैं कि जो वर्ल्ड इकनॉमी है वो कैसे शेप ले रही थी। आइडिया अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, रीज़न फॉर दिस। और इसका जो मेन आइडिया था, इसका मेन जो कारण था वो क्या था कि जो हर देश है वो अपनी फूड सफिशिएंसी के लिए खुद ही क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। यानी कि अपने देश में इतनी चीज़ें उगाई जाए कि देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या की जाए, सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। आप इमेजिनेशन कीजिए उस गांव की जिस गांव में सभी चीज़ें वहीं अवेलेबल है। जैसे अगर फूड की बात करें तो उस गांव की जो ज़मीन है, उस गांव की ज़मीन में होने वाला जो फूड है उस गांव के रहने वाले लोगों के लिए सफिशिएंट हो। उस गांव में रहने वाला जो कुम्हार है उस गांव के लोगों के लिए ज़रूरत के हिसाब से क्या बनाए, पोट बनाए। ठीक है, उस गांव में रहने वाला जो कॉबलर है, मोची है, वो क्या करे, उस गांव के लोगों के लिए शूज़ बनाए। उन गांव के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। इसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ सफिशिएंसी कहेंगे किसी भी जगह की। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम तक यही लोगों के दिमाग में थी कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, किसमें, फूड में। तो इसी के लिए जो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लाया गया। कॉर्न लॉ का मतलब है मक्का का कानून, है ना। कॉर्न लॉ लाया गया। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो ब्रिटेन के किसान के द्वारा उगाया गया ही क्या कहेंगे, कॉर्न को यूज़ करेंगे। बाहर से किसी भी तरह की फूड क्रॉप को क्या नहीं किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उस जो कॉर्न लॉ लाया गया तो उसके बाद में उसको ज़रूरत पड़ी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो लैंड था, लैंड क्या हो गया बच्चों, उस लैंड पर किसकी ज़रूरत, किसकी क्या हो गई, इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई। और जो एग्रीकल्चर जो लैंड था वो क्या हो गया, धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों के पास फूड की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। अब ज़रूरत किसकी पड़ी, नीड टू अबॉलिशन जो कॉर्न लॉज है, जो कॉर्न लॉ को अबॉलिश करने की ज़रूरत पड़ी, कॉर्न लॉ को हटाने की ज़रूरत पड़ी। कॉर्न लॉ अबॉलिश करने का मतलब है कि वो कॉर्न का इंपोर्ट दूसरी जगह से कर सकेंगे अपने देश में, और नया किसी भी दूसरे देश का कॉर्न ला सकेंगे, ताकि उनकी जो सिटीजन्स हैं, है ना, उनके जो नागरिक हैं वो क्या कर सके, उन्हें टाइम पर फूड मिल सके। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ फूड, कि जो फूड को क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया। फूड इंपोर्ट किया गया तो जो कॉर्न, जो वहाँ ब्रिटेन में जो कॉर्न पैदा हो रहा था वो क्या हो रहा था, कॉस्टली तो हो रहा था। और जब इंपोर्ट किया गया तो जो फूड की कॉस्ट है बच्चों वो क्या हो गई, मेंटेन हो गई। फूड की कॉस्ट क्या हो गई, मेंटेन हो गई। और जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर्स है वो ब्रिटिश एग्रीकल्चर क्या कर रही थी, अनेबल हो रही थी, कि अनेबल थी उस जो डिमांड को compete करने के लिए, डिमांड के हिसाब से कॉर्न प्रोड्यूस करने के। ठीक है, इससे क्या बढ़ रहा था, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। ठीक है, माइग्रेशन बढ़ रहा था लोगों में, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। माइग्रेशन मतलब दूसरी जगह जाकर काम की तलाश के लिए लोग जाने लगे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस समय पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि वो ज़मीन जहाँ पर की खेती की जा सकती थी अब वो किसकी चीज़ के लिए यूज़ की जाने लगी, इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, और इससे जो ब्रिटेन में किसकी क्या डिमांड बढ़ी, कंजम्पशन की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, किसकी कंजम्पशन की, फूड कंजम्पशन बढ़ गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, कॉर्न लॉ को अबॉलिश किया गया। जो कॉर्न लॉ था उसे हटा दिया गया। ठीक है, एज द डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज, जैसे जैसे फूड की डिमांड बढ़ी बच्चों, उसी से जो मल्टी डायमेंशंस जो इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पर। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि जैसे उन्होंने फूड को इंपोर्ट किया तो वैसे ही जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए जो चीज़ प्रोड्यूस की जा रही थी ब्रिटेन में उसे भी खपत करानी ज़रूरी थी, उसका भी कंजम्पशन होना ज़रूरी था। तो उसके लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी, उसके लिए उन्हें मार्केट्स की ज़रूरत थी। ठीक है, और मार्केट्स ऐसा होना चाहिए जहाँ की उनके तैयार प्रोडक्ट को क्या किया जाए, हाथों हाथ ले लिया जाए। और इसके अलावा रॉ मटेरियल्स की भी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि किसके ज़रिए उन्होंने पूरी की, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है या जहाँ उनकी कॉलोनीज़ थी उन ऐसे एरियाज़ को उन्होंने अपनी जो मल्टी डायमेंशनल जो इकोनॉमी है उसको की जो विश है उसको फुलफ़िल करने के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंसी उन्होंने दिखाई। ठीक है, आप
एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, माइग्रेशन, रेलवे स्ट्रक्चर। अब एक्सपेंशन ऑफ जो एग्रीकल्चर था उसमें क्या हो गया, रेलवे जो कंस्ट्रक्शन है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया गया, ठीक है। जो माइग्रेशन जो लोग थे, माइग्रेटेड जो लोग थे वो दूसरी जगह क्यों जा रहे थे, क्योंकि रेलवे का उस टाइम पे एक्सपेंशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका एक्सपेंशन किया जा रहा था। अब आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड का कैसे एक्सपेंशन हो रहा था। बच्चों आपको पता है कि पहले के टाइम में क्या था, बहुत सारा जो एरिया है वो किससे कवर्ड था, फॉरेस्ट से कवर था, बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ होते थे। तो उन ट्रीज़ को काट कर उस लैंड को क्लियर किया गया। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम आपने सुना है, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने उस लैंड को किसके लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर के लिए ये करना शुरू कर दिया। 1890s में जो ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है बच्चों, वो क्या करने लगी, शेप लेने लगी। ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी, बेटा इसका ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब है कि ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के लिए फूड को कहाँ उगाया जा रहा था, ऐसी कंट्रीज़ में उगाया जा रहा था जो कि उनसे बहुत ज़्यादा दूर थी, और वहाँ का एटमॉस्फेयर एग्रीकल्चरल वर्क के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था, जैसे कि इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में ब्रिटेन के लिए क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उगाया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, और फिर उसके बाद वो उसे कहाँ लेके जाते थे, उन कंट्रीज़ में लेके जाते थे जहाँ इनकी डिमांड थी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हुआ बच्चों, नेटवर्क ऑफ इरिगेशन वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इरिगेशन के लिए इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया, स्ट्रांग बनाया। इससे इंडिया के जो इरिगेशन सिस्टम है डेवलप होने से जो फूड क्रॉप है वो क्या हो गई, बढ़ गई। जो सेमी एरिड एरिया है वो क्या हो गया बच्चों, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होने लग गया। और जो वीट और कॉटन जो पहले समय में कम हो रहे थे वो अब क्या हो रहे थे, ज़्यादा उगाए जाने लगे। वीट तो किसके लिए, फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और जो कॉटन है वो किस लिए उगाया जाने लगा, कॉटन रॉ मटेरियल की जो डिमांड है, जो कि कॉटन क्लोथ जहाँ ब्रिटेन में बनता था उसकी रॉ मटेरियल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कॉटन, ये दो फसलें उगाई जाने लगी, ठीक है। जो कैनल जो कॉलोनीज़ है पंजाब में वो डेवलप हुई। कैनल कॉलोनीज़ का मतलब है कि डिफरेंट टाइप की जो रिवर्स हैं उसको चैनल्स के रूप में या नहरों के रूप में क्या कर दिया, पंजाब में बनाया गया, ताकि वहाँ क्या की जा सके, एग्रीकल्चर की जा सके, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अप अ ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड, अब बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए जिसने कि संसार को क्या करके रख दिया, बदल कर रख दिया, और संसार की जो दूरी थी एक दूसरे के देशों के साथ उस दूरी को क्या कर दिया। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज थी जो कि उनका क्या हुआ, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया गया। जैसे टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस थे उसने क्या किया, जो कोलोनाइजेशन जो स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट थे, इम्प्रूवमेंट्स थे, वो इन ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा किस में आया, ट्रांसपोर्ट में आया। ट्रांसपोर्ट में जैसे आप समझ सकते हैं इसको कि बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो बनाए जाने लगे, ठीक है। रेलवे को एक्सपेंड किया जाने लगा। जो रोड है, रोड को क्या किया जाने लगा, रोड के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाने लगा जिससे कि आने जाने में समय कम लगे, ठीक है। आप बात करते हैं कि अमेरिका में उस समय पर जो फूड क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट टाइप की फूड क्रॉप्स होती थी जो कि यूरोप और एशिया में नहीं होती थी। तो उन फूड क्रॉप्स की जो डिमांड है, उन फूड क्रॉप्स की डिमांड दूसरे कंट्रीज़ में थी। इसके अलावा अमेरिका में बहुत सारी जो शिप्स वगैरह, शिप्स और गोड थी, ठीक है, वो क्या काम करते थे, उनको ट्रांसपोर्ट करते थे फूड के रूप में अमेरिका से यूरोप में। उनको क्या करते थे, पहले एक साथ में भरकर किसी शिप में भरकर शीप्स को भेजा जाता था, और वहाँ वो क्या है, वह कई दिनों तक ट्रैवल करते रहते थे, और इसमें कई बार उनका वेट भी कम हो जाता था, ठीक है। वेट कम होने से क्या होता था, कोई मर भी जाती थी, ठीक है। तो ऐसे में उनको नुकसान होता था, पहले की बात है, ठीक है। और जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, उसमें जो मीट के लिए जो ट्रेड होता था, मीट के लिए जो ट्रेड होता था उसके लिए कौन से शिप्स लाए गए बच्चों, रेफ्रिजरेटेड शिप्स लाए गए, यानी कि जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर होता था जो कई दिनों तक रखने पर भी जिसमें कि मीट खराब नहीं होता था। पहले क्या था बच्चों, पहले जो लाइव गोट्स हैं बच्चों,
पहले लाइव जो जिंदा गोड्स और शिप्स हैं वो क्या करती थी, अमेरिका से मूव करती थी यूरोप के लिए, ठीक है। और उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। प्रॉब्लम्स कैसे आती थी, जैसे उनका वेट कम हो जाता था या वो मर जाती थी, ठीक है। या इसके अलावा जैसे मान लो 20 किलो की भेजी है तो वो रास्ते में चलते चलते 15 किलो की रह जाती थी, तो इससे भेजने वाले को क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था, ठीक है। और उनके लिए चारा भी रखना पड़ता था, उसमें पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी, और एक साथ में बहुत कम भेड़ें जा पाती थी। और लेकिन जब रेफ्रिजरेटेड फिश बन गए बच्चों, तो उन्हें जो उनका जो मीट है वो प्रोसेस्ड तरीके से प्रोसेस्ड करके क्या किया जाता था, रेफ्रिजरेटेड फिश में, फ्रिज में रेफ्रिजरेटेड जो शिप्स थे उसमें रखकर यूरोप में भेजा जाता था, जिससे कि जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है वो तो ज़्यादा जाती थी और क्वालिटी भी क्या होने लगी, इम्प्रूव होने लगी, कि जो प्रोसेस जो मीट है ज़्यादा संख्या में जाने के कारण उसके जो प्राइस क्या हो गए बच्चों, डाउन हो गए, और हर क्लास के लिए वो क्या हो गए, अफोर्डेबल हो गए, ठीक है। जो शिपमेंट ऑफ एडिबल परशेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर रिक्वायर्ड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होने लगा बेटा, ऐसी जो चीज़ें जो किसी एक कंट्री में उगती थी और इसकी ज़रूरत दूसरी कंट्री में होती थी, उन प्रोडक्ट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब क्या लगने लग गया बच्चों, टाइम कम लगने लग गया, ठीक है। इट ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ फ्रेश प्रोडक्ट। आप ये जो टेक्नोलॉजी का ही एक क्या है, एडवांसमेंट है, जिससे कि जो फ्रेश प्रोडक्ट्स है वो लोगों तक जल्दी ही पहुंचने लगे। आज आप देखेंगे बच्चों, आपके पास जो दूध है या पनीर है या जो दही है वो क्या आता है, पैकेट में आता है, और वो आपके पास क्या हो जाता है, आपकी सोच से भी पहले पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि जल्दी ही पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी इस टाइप की क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। टेक्नोलॉजी इंश्योर दैट ट्रेन्स वर फास्टर, कि टेक्नोलॉजी ने ये इंश्योर किया कि जो ट्रेन है उनकी स्पीड क्या हो, बढ़े, जो वैगन्स हैं वो कैसे हो, हल्के हों, और जो शिप्स हैं वो कैसे हो गए, बड़े हो गए, है ना, बड़े बना दिए गए, और अकोमोडेट किया गया जो डिमांड जो बढ़ रही थी उस डिमांड के हिसाब से उसे क्या किया गया बच्चों, चेंजेस लाए गए टेक्नोलॉजी में भी। लेट 19th सेंचुरी का जो कॉलोनिज्म था उसकी बात करते हैं। जो ट्रेड था, ट्रेड कैसा था बच्चों, प्रोस्पेरिटी एंड डार्क साइड, प्रोस्पेरिटी और उसकी जो डार्क साइड थी, ट्रेड, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनिज्म। कॉलोनियल पावर मीट बर्लिन, कॉलोनियल जो पावर थी उनकी एक मीट हुई 1885 में बर्लिन में, और उन्होंने अफ्रीका को क्या कर दिया बच्चों, अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया। जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो उसे आपको अनइक्वल तरीके से नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर अलग अलग कंट्री की थी, और अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं वो अफ्रीकन जो कंट्री है उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मीट रखी, बर्लिन मीट, जो कि 1885 में हुई थी। उसने अफ्रीका को क्या कर दिया, अनइक्वल तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हुआ कॉलोनिज्म का, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट क्या था बच्चों, एक एनिमल डिजीज थी जो कि कहाँ फैल गई थी, वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में एनिमल्स में फैली थी, लेकिन व्हाट, वेयर एंड हाउ ये किसी को भी नहीं पता है कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो इस जो रिंडर पेस्ट है इससे इसका इम्पैक्ट हुआ था अफ्रीकन कंट्रीज़ पर। इनिशियल फेज़ में क्या था, जो अफ्रीकन जो लोग हैं वो क्या थे, बहुत खुश लोग थे, उन्हें जितना मिलता था वो उसमें क्या करते थे, अब वो सेटिस्फाई थे अपने वर्क से, अपने काम से, उन्हें ज़्यादा की लालसा ही नहीं थी। जैसे ही यूरोपियन क्या है अफ्रीका में आए और उन्होंने प्लांटेशन और माइनिंग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी बच्चों, लेबर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब इनकी लेबर की ज़रूरत पड़ी तो शॉर्टेज ऑफ लेबर का वहाँ सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिया। वहाँ के जो नेटिव्स थे, अफ्रीकन्स थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। जो अफ्रीकन्स हैं वो चेंज इनहेरिटेंस लॉज, जो अफ्रीकन जो इनहेरिटेंस जो लॉज हैं उसमें क्या कहे, चेंज करना शुरू कर दिया। और उनकी जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट आई थी, जो यूरोपियन जो पीपल थे उन्होंने क्या बना ली थी, अपनी एक गवर्नमेंट बना ली थी। उन्होंने उनके जो राइट्स थे, उनके जो अधिकार थे, उनके अधिकार को क्या करना शुरू कर दिया, छीनना शुरू कर दिया। और उनको जो एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपने एनिमल्स के साथ मूव करते थे, उनके ऊपर क्या लगाना शुरू कर दिया, तरह तरह के बैन लगाना शुरू कर दिया। रिंडर पेस्ट थी बच्चों, इसे कैटल का प्लेग भी बोलते हैं। रिंडर पेस्ट जो फैली थी 1880s में फैली थी,
और बहुत जल्दी ही ये फैल गई थी। अफ्रीका के जो कैटल्स हैं वहाँ पर भी उनको इसका असर देखने को मिला। बहुत सारे जो कैटल्स हैं अफ्रीकन, जो लिवलीहुड, जो अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी जो आजीविका का साधन था वो क्या था बच्चों, कैटल्स था, कैटल हर्डिंग ग्रेजिंग ही था। वो अपने कैटल्स को चराते थे और उन्हीं से मिलने वाले जो मिल्क है, कर्ड है, घी है, उनकी स्किन है, उनके हेयर है, ठीक है, इसी पर ही उनकी क्या थी, डिपेंडेंसी थी, इसी का ही वो ट्रेड करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ये रिंडरपेस्ट प्लेग फैला वहाँ पर उन लोगों के जो कैटल है वो क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे, और उनकी जो आजीविका है, उनकी जो लिवलीहुड है वो क्या हो गई, खतरे में पड़ गई। वहाँ उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जो प्लांटेशन ऑनर थे और जो माइनिंग ऑनर थे वो अब अफ्रीकन को क्या करने लगे, फोर्स करने लगे कि वो क्या करे, लेबरिंग का काम करें, उनके साथ माइनिंग में खुदाई उदाई का काम करें। प्लांटेशन के जो मालिक थे वो भी चाहते थे कि वो प्लांटेशन में क्या करें, उनकी हेल्प करे। ऐसा भी कहा जाता है बच्चों, उन लोगों को फोर्स करने के लिए, लेबरिंग का काम करने के लिए ही जो यूरोपियन जो लोग थे वो रिंडरपेस्ट को वहाँ लेके आए, ताकि इन लोगों की जो प्रोस्पेरिटी है वो क्या हो, खतरे में पड़े, लिवलीहुड उनके खतरे में पड़े और ये मजबूर हो जाएं माइनिंग का काम करने के लिए और प्लांटेशन का काम करने के लिए। जो अनेबल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन था उसने क्या किया, जो सबड्यूज जो अफ्रीका से, अफ्रीका के जो भी थे उसके ऊपर क्या लगा दिए, तरह तरह के टैक्सेस लगा दिए। जो रिंडर पेस्ट की अगर हम बात करें बच्चों, रिंडर पेस्ट में जंगल की आग की तरह फैल गया और 90% ऑफ जो कैटल्स थे वो उनकी डेथ हो गई रिंडर पेस्ट से। तो ये था